हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में या लास्ट प्रीवियस वीडियो जो भी हमारी थी सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसको मैं रिव्यू दे देती हूँ, थोड़ा सा आप उसको रिमाइंड कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट उसमें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल्स यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। और उसी तरीके से मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो एटम होते हैं वो नॉन लिविंग बीइंग के स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो साइंटिस्टों के नाम भी बताए थे, दो भाई साहब जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया पढ़ने के लिए, जो कि बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था, उन्होंने डेड सेल्स के बारे में खोज की थी। और उसके अलावा एवी लिविंगहुक के बारे में बताया था, जिन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोज की थी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटे सेल्स पाए गए, उसके बारे में हमें उन्होंने नॉलेज दी। उसके अलावा मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में भी बताया था। और अब हम जो थोड़ा सा पिछला मैंने आपको बताया, अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेल होते हैं, सेल में भी वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो अब तक पाया गया है और एक सबसे लार्जेस्ट सेल पाया गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो है ये क्या है? माइकोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्म। और लार्जेस्ट सेल, बचपन से हम लोग सुन रहे हैं कि जो शतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच होता है हमारा, इसका जो एग होता है, ये सबसे, इसके अंदर, इस एग के अंदर सबसे बड़ी सेल्स पाए जाते हैं, जिसका साइज क्या होता है? 170 से 170 mm से लेके 130 mm, यानी कि 170 mm इंटू 130 mm। उसके अलावा ये लार्जेस्ट सेल। बट अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, किसकी? लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये ह्यूमंस में, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, तो एनिमल्स में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो किसमें? नर्व सेल होती है हमारी। क्या होती है? नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन्स में पाई जाती है। सॉरी, इतना समझ में है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल थ्योरी, किसकी? सेल थ्योरी। सेल्स के बारे में पढ़ा है तो सेल थ्योरी भी आई होगी, किसी ना किसी ने तो सेल थ्योरी हमें दी ही होगी। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है हमारे लिए। सेल थ्योरी किसने दी थी? दो बहुत होशियार टाइप के महानुभव निकले, जिनका नाम था स्क्लैंडियन एंड दूसरे का नाम क्या था हमारे? स्केवेन। क्या नाम था? स्केवेन। कुल मिला के एस का स्क्वायर, आप ये कह सकते हैं, स्क्लेडियन एंड स्केवेन। इन दोनों ने मिलके जो रिसर्च किया उसके बेसिस पे इन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है, सेल थ्योरी जो दी इन्होंने, इसमें कुछ खास ऐसा बताया नहीं है सच। इन्होंने सिर्फ इतना ही देखा कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारी की सारी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बनी हुई है, जिनको इन्होंने सेल का नाम दिया, जो कि रॉबर्ट हुक पहले ही दे चुके थे। बस इन्होंने हमें पढ़ने के लिए एक नया टर्म दे दिया, सेल थ्योरी। हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो बस सेल थ्योरी में इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। इतना भी हो सकता है ना पूछे, तो दो नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक मुझे जो टर्म पहले ही बतानी थी मे बी, बट अब मेरे को याद आया अचानक से तो मैं बता रही हूँ, और वो ये थी कि स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं की स्टडी, कोशिकाओं की पढ़ाई या अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम कंपटीशन लेवल तक की भी बात करें तो उसमें भी स्टडी ऑफ सेल्स की टर्म पूछी जाती है। स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। इतना समझ में आए? अब इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको नोट डाउन करना है पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ
सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के प्रकार, दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एंड द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आवाज आ रही होगी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर हम 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है रिटन एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। हिंदी मीडियम वालों का भी सेम ही टर्म होता है, एज सच कुछ चेंजेस नहीं होते। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से ये जाने जाते हैं। तो जो मेरा प्रोकैरियोटिक होता है, अगर हम, ये हमारी सेल की न्यूक्लियस होती है, क्या होती है सेल की न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए सेल की अगर हम बात करते हो तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये एक झिल्ली की तरीके की होती है, और इसका काम क्या होता है, जितने भी अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उसको अंदर से बाहर की तरफ ड्रॉप आउट करता है, निकाल देता है। और जितनी भी यूजफुल चीजें होती हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस को नीड है, जिस चीज की जरूरत है उसको, वो चीज वो क्या करता है, उसको एंटर करने देता है, उसको अंदर जाने देता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारी क्या होती है, मिसिंग होती है। यानी कि न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये मिसिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसकी कोई शेप या कोई फिक्स शेप साइज नहीं हो पाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। इनका साइज भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं होता, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, बैक्टीरियास होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखेंगे इसमें, बैक्टीरिया। अब हम यूकैरियोटिक, एक चीज और ध्यान रखें इसमें, इसको आप समटाइम्स यू कैन कॉल एज सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, यानी कि इसका मतलब ये क्या होता है, फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कहने के लिए न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है, बट समटाइम्स इट एक्ट एज अ सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस शो करता है। अब हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, पहला डिफरेंस तो यही है आपका, ये लार्ज इन साइज होंगे, लार्ज इन साइज। दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से इसके एक फिक्स्ड शेप एंड साइज मिलती है। उसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो, या पिछले वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इतना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ सेल्स आपके खत्म हो गए, अभी तक हमने थोड़ी थोड़ी इंट्रो था ये बेसिकली, अभी तक 2-3 क्वेश्चन ही पुट अप हो सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्स में, बेसिकली दो ही चीजों के बारे में हम बात करते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी लिविंग बीइंग के अंदर आता है और ये भी लिविंग बीइंग के अंदर आता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस आपको याद रखने की जरूरत है कि डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटीज तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आपकी बुक्स में भी लिखी होंगी कि इनके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स वगैरह जो भी है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि क्या चीज इन दोनों में नहीं होती है, क्या चीज डिसिमिलैरिटीज है
जो कि मिलती जुलती नहीं है, उसके बेसिस पे आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके, क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, ये प्रेजेंट होता है। और इसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होता है आपका, ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स इन नेचर होते हैं। सिंपल सी बात है, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स इन नेचर। तो ये खाना अपना खुद बनाएंगे। और प्लास्टिड्स जो होते हैं, ये आपको पता है सबको, स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर यानी कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। तो जो मैं क्या बताई थी कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर ये अपना खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉप्स हैं तो खुद खाना बनाएंगे। और प्लांट सेल्स जो है जिनको नीड है प्लास्टिड्स की, तो जिसकी वजह से प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर एनिमल सेल में बात करें तो मैंने बताया कि ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, क्या, प्लास्टिड्स। क्यों, एक बात सिंपल सी सोचने की है कि हम क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम किसी दूसरे का बनाया हुआ खाना यूज करते हैं और उसकी कुकिंग करते हैं और खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लास्टिड्स की नीड तो है नहीं। तो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। तो आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के फिगर तो मैं ड्रॉ करूंगी नहीं, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, आप खुद कर लेना। आगे कहाँ चलते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर जो होता है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जो सेल की स्टडी करते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, सेल बायोलॉजी के अंदर रखा गया है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ये मेरा सेल है छोटा सा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी सेल वॉल है। इसके अलावा एक और अंदर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और डिटेल में मैं बताती हूँ आगे कि किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि इतना तो ये है कि सेल का स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर में ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किस बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, वो क्या होती है, सेल वॉल। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सेल वॉल। देखो सिंपल सी बात सोचो, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का काम क्या होता है, किसी भी घर की जो दीवारें होती है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो कर रहा है ये, लेकिन किसको, जो भी आपकी सेल वॉल थी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एज लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपरेटस है, इन सबको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, सेल वॉल। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके इंटरनल जो भी चीजें, जो भी ऑर्गन्स है सेल के, उन सबको प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा अगर ये बात करें तो जो सेल वॉल होते हैं इसमें कुछ चीजें होती हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, इन सबकी जो सेल वॉल होती है अलग अलग चीजों से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, ये थोड़ा ज्यादा डीप में है, 9th वालों स्टूडेंट्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसका यूज नहीं है, क्योंकि उनके पेपर में आता नहीं है। बट अगर फर्दर आप आगे की पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस फटाफट होते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये किससे मिलके बनी होती है, ये मिलके बनी होती है पैप्टी ग्लाइकोजन, पैप्टी ग्लाइकोजन से मिलके बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है।
उसके अलावा अगर हम फंगस की बात करें, फंगी जिसको आप नॉर्मली बोलते हो, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? चिटिन से मिलकर बनी होती है। इससे चिटिन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हम इसका नाम अलग से डिनोट कर देते हैं, चिटिन। उसके अलावा एल्गी की पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। एल्गी किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स। ये इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। आप कह सकते हो कि जो शुगर की ब्रांचेस होती हैं या चेन ऑफ शुगर वो दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। प्लांट सेल्स जो मिलके बने होते हैं, क्या प्लांट सेल, प्लांट सेल ये किससे मिलके बने होते हैं? सेल्यूलोज से। या आई होप आप सबको पता ही होगा कि प्लांट सेल जो होते हैं ये सेल्यूलोज से मिलके बने होते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल आपको बता दिया मैंने। और दूसरी बात ये होती है कि जो सेल वॉल रहते हैं कुछ चीजों को परमिशन देते हैं और कुछ को नहीं देते हैं। उन्हीं चीजों को ये परमिशन देंगे अंदर एंट्री करने के लिए जो कि यूजफुल होंगे, अनयूज चीजों को ये एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें इतना ही है, इतना ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है। आप लोग बीएससी नहीं कर रहे केमिस्ट्री ऑनर्स से। नेक्स्ट करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और इसी को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये मेरा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर के बाद न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे रहा था। उसी तरीके से बाकी चीजों को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल तो एंट्री किसी को देता नहीं है जल्दी, क्योंकि वो थोड़ा रिजिड है, थोड़ा फिक्स्ड है, बट वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो नहीं है, ऐसे नहीं कोई एंटर नहीं कर सकता हमारे लिए, उस टाइप का। बट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा देख के काम करते हैं। ये यूजफुल चीजों का एंटर करने देते हैं, करने तो वो भी देगा यूजफुल चीजों को, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज लाइक आवर स्किन, कि जिस तरीके से हमारी स्किन में क्या होता है, स्वेटिंग जो होती है उसको बाहर आने देता है। उसके अलावा आप बॉडी लोशन या कुछ भी ऐसी चीजें यूज करते हो, क्रीम वगैरह, जो क्या करती है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, जो कि यूजफुल चीजों को अंदर एंटर करने देती है एज लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी यही काम करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? न्यूक्लियस को जिन जिन चीजों की जरूरत है एज लाइक ऑक्सीजन या कोई और भी चीज जो भी उसको जरूरत है, तो उसको एंटर करने देगा। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि आगे मैं आपको बताऊंगी लाइसोसोम्स वगैरह के, वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। तो उन चीजों को बाहर भी तो निकालना है, क्या सेल के अंदर ही रहेंगे? नहीं। तो उन चीजों को बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन काम करते हैं। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है आधा, जिस तरीके से हमारी स्किन काम करती है कि कुछ चीजों को ही एंटर करने वो देगी। ठीक है, इसमें एक टर्म आप पढ़ेंगे तो एंडोसाइटोसिस एक बार वर्ड आएगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है ये अमीबा के टर्म में कंसीडर करोगे आप। अमीबा जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जैसे इसको यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखता है, क्या दिखता है? फूड पार्टिकल। ये अपनी इन विंग्स को जो है ये कुछ इसको एंटर करने, इसको अंदर लेने के लिए अपने आप को एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसको फूड को इंगल्फ करना है, इसको खाना है। तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा? इसको इस तरीके से अंदर ले लेगा और धीरे धीरे दो न्यूक्लियस ये बनाना चालू कर देता है, और बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, दो नए अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ फूड दैट इज सूडोपोडिया, ये अपने आप को जो रिप्रेजेंट करता है, जो अपनी शेप ये शो करता है, ये सूडोपोडिया होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। यानी कि ये जो फेक अपनी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फूड को एंटर करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। देखो इसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल।
ऐसा क्यों? न्यूक्लियस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? आपकी बॉडी में जिस तरीके से आपकी बॉडी को जरूरत है कंट्रोलिंग की, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। उसी तरीके से सेल को भी तो कुछ ना कुछ कंट्रोल करता होगा, और उस सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है ये बॉडी में आरबीसीज वगैरह के इंटरनल पाया जाता है। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल, न्यूक्लियस क्या करता है? ब्रेन ऑफ द सेल है, जो कि किसी भी सेल को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है। और जो मेरा सेल होता है, सेल के बाहर मैंने बताया, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके बाहर क्या होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म नामक कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या होता है? एक पतली सी लेयर होती है। अगर आप कभी पोस्टमार्टम या ब्रेन की सर्जरी वगैरह देखते हो तो उसमें देखिएगा एक पतली सी लेयर होती है एज लाइक पन्नी, तो जिसको पॉलीथीन की तरह होती है। उसको उतारने के बाद ही आपको एक्चुअल में ब्रेन दिखता है। और उसके बीच में भी क्या होता है? फिर साइटोप्लाज्म टाइप का कुछ लिक्विड टाइप की चीजें होती है, जिसको आप नॉर्मल इस लैंग्वेज में उसको और इसको कंसीडर करें तो क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है। बाकी देखो इतना बड़ा टॉपिक था, आज के लिए इतना हम कंप्लीट करते हैं। बाकी की जो चीजें हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म बचा है आपका, लाइसोसोम्स बचा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, मिटोसिस और मियोसिस, ये 4-5 चीजें जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आपके ये टॉपिक जो है सेल थ्योरी, ये आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।